बाबा जी की कर कमलों द्वारा नवीन प्राचीन शिवों का उद्घाटन किया जाएगा। विद्युते कल्पना जलम गंभीरोदर्मुतहि नमन समन्ता बद्रिया समन्ता दृश्ये। इस सभा में उपस्थित पूज्य भिक्षु भिक्षुनी संघ, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्रिय छात्रवृंद, शिक्षक वर्ग, स्थानीय अधिकारीगण और मित्रों, लंबे समय के पश्चात आज इस रमणीय स्थल पर बहुत सा नन्हे मुन्ने शिक्षार्थी विद्यार्थियों से मिलने की अवसर मुझे प्रदान किया गया है। संयोजकों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं भी युवक थे, मेरा सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ एक विद्यालय शिक्षक के रूप में प्रारंभ हुआ था। 1961 से लेकर 77 तक करीब 9 वर्ष मैं विद्यालयों में, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के रूप में या प्राध्यापक के रूप में कार्यरत रहा। आज मुझे स्मरण है, छोटे छोटे बच्चों के साथ व्यतीत किए हुए ये जीवन का अंश मेरे जीवन की बहुत अच्छे भाग में थे। फिर विद्यालय छोड़ कर के विश्वविद्यालय में जब पहुँचे तो मेरे सहयोगी लोग हमको प्रहास के रूप में मास्टर करके पुकारते थे। वो भी मुझे अभी स्मरण है। तो पुनः छोटे बच्चों और युवक के वर्ग के विद्यार्थियों के साथ संवाद करने की ये अवसर है। मैं अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण की लम्हे मानता हूँ। विषय दिया गया है, समन्त आज की सभी हिमालय पीढ़ी और विशेषकर युवाओं का उत्तरदायित्व। सामान्य पीढ़ी और युवाओं और उत्तरदायित्व, हिमालय, इन शब्दों के ऊपर विचार विमर्श करना है। वार्तालाप से पहले संवाद हम लोगों को कैसा होगा, इस विषय में मैं 2 शब्द कहूँगा। विषय हमको दिया गया है, परंतु मैं श्रोताओं का क्या अभिलक्षा है, क्या सत्र हैं, क्या सोच हैं, क्या दृष्टिकोण है, इससे अत्यंत अभिज्ञ हूँ, नहीं जानता हूँ। आप लोग भी हमको नहीं जानते, मुझे नहीं जानते होंगे। तो इसलिए कि 2 अंग ज्ञान व्यक्तियों के बीच में संवाद स्थापित करना बहुत सरल कार्य नहीं है। वैसा भी शिष्य, शिक्षक या अध्यापक और विद्यार्थी या कोई भी, जब हम एक शिक्षित होने की और
जानने की प्रक्रिया में, अंग्रेज में प्रोसेस ऑफ लर्निंग कहते हैं, उसमें कहीं कठिनाई होते हैं। तो कठिनाइयों को पहले जान लेना चाहिए और उसको निवारण कर लेना चाहिए। मैं जो कुछ आपसे निवेदन करूँगा वो मेरे विचार हैं, और मेरे विचार के अर्थ ये हैं, मैंने अपने परंपरा से, पूर्वजनों से, गुरु पदों से ग्रहण किया है और मनन किया है, और आपने एक दृष्टिकोण बनाया है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो आप ध्यान से उनको सुना है, लेकिन ये मान लेना नहीं चाहिए जो मैंने कहा है वो सही है, ऐसा नहीं मान लेना चाहिए। या आपके दृष्टिकोण से वो विरोध जाता हो तो उसको भी तत्काल नकारना भी नहीं है, तत्काल स्वीकार करना भी नहीं है। मेरे दृष्टिकोण को आपको जान लेना है, सुन लेना है, और उस पर अपना विश्लेषण करना है। तार्किक के माध्यम से, हितु विद्या के माध्यम से उसको जांचिए, सोचिए, और उसमें अगर ग्रहण करने योग्य पाएँ तो उसको ग्रहण कीजिए, और उसमें कोई अस्वीकार्य पाएँ तो उसको अस्वीकार करिए। लेकिन उसको विश्लेषण अवश्य करिए, अपने से उसको जांच पड़ताल करिए, चिंतन मनन करिए, तब इस वार्तालाप का कुछ अर्थ होगा। नहीं तो कहने वाला कह गया और सुनने वाला सुन लिया, माना या नहीं माना, बाद में कोई परिणाम नहीं है, तो उससे कोई लाभ नहीं होता है। संवाद और विचार विमर्श की अर्थ ये हैं, किस चीज़ को अच्छे तरह से मंथन करें। मंथन करने के बाद जो कुछ निकलते हैं, जब आप दूध को मंथन नहीं करेंगे मक्खन नहीं निकलेंगे, मंथन करेंगे तभी मक्खन निकलेंगे। तो विमर्श का अर्थ ही यह है मंथन करना, किस विषय के ऊपर मतों को मंथन करना। धूप बहुत तेज लगता है, कोई टोपी हो तो पहन लीजिए, या कोई छाता होता हो तो उसको ले लीजिए। आजकल की शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी लोग बहुत सरलता से मान लेते हैं, और जो माना उसको परीक्षा में लिख देते हैं, या तो पारित होते हैं या असफल होते हैं। लेकिन उसमें से अपने विचार मंथन के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलते हैं। जाना और माना बहुत फर्क है। जो पुस्तक में लिखा है, जो शिक्षक ने कह दिया है, उसको जस तस मान लेना, वो जाना नहीं है। आप लोग विद्यार्थी हैं, सीख रहे हैं, तो इसलिए जानने की चेष्टा अवश्य करना चाहिए। जानने का अर्थ है अपने विश्लेषण से एक निष्कर्ष पर पहुंचना। कोई भी प्रश्न होगा उसको अपने तार्किक की दृष्टि से विश्लेषित करके जो फलित होंगे, जो उसके परिणाम होंगे, तब उसको जान करके फिर अपने आचरण में लाना चाहिए। अब मैं विषय बताता हूँ, हिमालय। मलया शब्द प्राचीन भारतीय संस्कृत की भाषा से आए हुए शब्द हैं। साधारणतः मलया पर्वत शिखर को कहा जाता है, जो पर्वतों का एक लंबे झुंड सिलसिलाबद्ध उत्पन्न होता है, उसको मलय कहा जाता है। तो इस पृथ्वी पर, जम्बूद्वीप की पृथ्वी पर, जम्बूद्वीप की पृथ्वी आज भारतीय वर्ष भी कहते हैं,
आयावत भी कहते हैं। इसके दक्षिण के अंत में एक हिमालय है, छोटे पर्वतों का श्रृंखला, और उत्तर के अंत में एक बड़े पर्वतों की श्रृंखला। जो उत्तर वाले हैं बहुत ऊंचे हैं, बड़े हैं, हिम से छादित होते हैं, उसको हिमालय कहा गया। हिम बर्फ की नाम है, बर्फों से छादित जो मलय हैं उसको हिमालय कहा गया है। उसके दक्षिण हिस्सा में भारतवर्ष बसते हैं और उसके उत्तर में बोट देश बसता है। बोट भी संस्कृत का शब्द है। प्राचीन भारतीय लोग अपने उत्तर सीमा की पहाड़, हिमालय की पहाड़ जो देश हैं उसको बोट देश कहते थे, और उस देश के जो अंत जहाँ पर होता है उसको बोट अंत कहते थे। आज भी भूटान कहा जाता है अपभ्रंश के रूप में। और दक्षिण की मलय हैं वो चंदन वृक्षों से छादित होते थे, उसको चंदन मलय भी कहा गया। अभी जो मलयालम की भाषा है उसमें उस मलय की पर्वत श्रृंखल में रहने वालों की भाषाएं हैं, तो उससे कहते हैं। तो हिमालय के उत्तर और पूर्व दोनों में जो जनता बसते हैं उसको हिमालयन या हिमालयवासी कहा जाता है, जिसका प्रारंभ स्रोत विभिन्न प्रकार से व्याख्यात हैं। लेकिन एक भारतीय प्राचीन विद्वान हैं, विशेष सूत्र के एक टीका लिखे हैं। उस टीका में ये वर्णन किया गया है कि महाभारत के युद्ध के समय में बहुत सा छोटे छोटे राजा लोग अपने सेना लेकर के दोनों पक्ष की ओर से लड़ रहे थे। तो एक दक्षिण भारतीय राजा थे, छोटे रियासत की, वो अपने सेना लेकर के कौरव की ओर से लड़ रहे थे, और उनका जो राजा का नाम था रूपवती। तो कौरव जब युद्ध पराजित हो गए, हार गए, तो रूपवती अपनी सेना के साथ वापस अपने देश लौटने में शर्मिंदा महसूस हुए। वो हिमालय को लांघ करके बोट देश में चला गया, वहाँ पर आबाद हो गए। तो हिमालय के आबाद का प्रारंभ दक्षिण भारतीय जनसमूह की एक अंश वहाँ पर बस करके इससे पैरी बने हैं, ऐसा भी कहा गया है। और धार्मिक ग्रंथों में बुद्धसत्व मंकी, बुद्धसत्व और एक राक्षसनी के साथ संबंध बनने से बौद्ध देश की जनसंख्या है, हिमालय जनसंख्या उत्पन्न हुआ है। यह भी एक दूसरा मान्यता है। चाहे जो भी हो, इस प्रजाति की श्रृंखला में आर्य और मंगोल दोनों की परंपरा पाए जाते हैं।
जिसका चिन्ह अभी भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। बौद्ध देश संपूर्ण बौद्ध अनुयायी बनने के पश्चात इस हिमालय क्षेत्र की दोनों ओर, दक्षिण और पश्चिम दोनों ओर की जनता अधिकांश बौद्ध मत अनुयायी हो गए। वो आज तक प्रचलित हैं। तो इसलिए सामान्यतः हिमालय पीढ़ी को माना जा सकता है बौद्धों की अनुयायियों का पीढ़ी। तो इसलिए इसमें सब लोगों का एक सामान्य, एक तो भाषा है, दूसरा धर्म है। धर्म की दृष्टि से बौद्ध धर्म और दर्शन दोनों, और भाषा की दृष्टि से 4 स्वर और 30 व्यंजन की समूह से बने हुए एक भाषा, जो अभी विद्यार्थियों ने जिस लघु शास्त्र का वाचन किया है वह उस भाषा की व्याकरण का एक लघु कुमुद है, लघु टीका है। तो ये भाषा अधिकांश हिमालय की दोनों ओर की जनसमूह में आज भी प्रचलित है। भाषा उस बात को कहते हैं जो बोली को अक्षरबद्ध किया जा सके। व्याकरण की अनुशासन के अंतर्गत जिस बोली को लिखा जा सके उसको भाषा कहते हैं। जिस बोली को लिखबंद करने की व्यवस्था नहीं है, लिपि नहीं है, अक्षर नहीं है, तो वो केवल बोली ही रह जाता है, भाषा नहीं बनते हैं। बौद्ध भाषा संस्कृत से जनित है और वर्तमान जो बौद्ध लिपि नालंदा से सृजित हुआ, तो मैं संबौद्ध सतवंश विधि में जो नालंदा में विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत थे, तो बौद्ध राजा ने कहा कि तुम लिपि बनाओ। आचार्य लिपिकर के पास बैठ कर के उस समय प्रचलित देवनागरी, विशेषकर आजकल मैथिली में ये चलते हैं, पुराना मैथिली कहते हैं। पुराना मैथिली की लिपि से संपूर्ण बौद्ध भाषा की लिपि बने और इसके व्याकरण बने संस्कृत की तर्ज पर। तो आज दुनिया में एकमात्र भाषा है जो संस्कृत की समकक्ष चल सकते हो। 100% संस्कृत में जितना अभिव्यक्त किया जा सकता है वो सब अभिव्यक्त कर सकें तो वो केवल बौद्ध भाषा ही है। मैं ऐसा बिना कोई तथ्य की नहीं कह रहा हूँ। भारतीय भाषा, अधिकांश भारतीय भाषा संस्कृत जनित तो है ही हैं, लेकिन तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि भाषा भी संस्कृत से जनित होते हुए भी, लेकिन समस्त संस्कृत की जो अभिव्यक्ति के माध्यम हैं वो सब उन भाषाओं में नहीं है। उदाहरणतः उपसर्ग एक भाषा का विशेष गुण है जिससे भाषा को बहुत अधिक समृद्ध कर देते हैं। जैसा शुद्ध का शब्द है, उसके आगे भी लगा लीजिए, विशुद्ध हो जाएगा। उसके आगे परि लगा दीजिए, परिशुद्ध हो जाएगा।
शुद्ध विशुद्ध परिशुद्ध तीनों का अगर आज अंग्रेज में अनुवाद करना हो तो बी परे और इस सब की तुलना में कोई चीज़ शब्द नहीं कहा जा सकता है। बोट भाषा में ये सारे 21-22 उपसर्गों का संकर्ष उपसर्ग बने हुए हैं। और संस्कृत भाषा में पर्यायवाची शब्द बहुत होता है। पर्यायवाची शब्द के माने एक वस्तु को अनेक नाम से पुकारना। जैसा सूरज को सूरज भी कहते हैं, दिनकर भी करते हैं, रवि भी कहते हैं। इस तरह से कोई 50 नाम अलग होंगे। उन सब के समकक्ष का शब्द जैसा तिब्बत में बना गया है वह अन्य भाषा में नहीं है। इन सारे शब्दों को बोट भाषा में भी समृद्ध करने के लिए सर्वप्रथम अन्य ग्रंथों का अनुवाद करने से पहले ही अमरकोश, अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश, जिसमें पर्यायवाची शब्दों की कोश हैं, उनको तिब्बत में अनुवाद किया गया। तो इसलिए स्पष्ट है कि जितना शब्द पर्यायवाची शब्द अमरकोश में थे उतना ही पर्यायवाची शब्द बोट भाषा में सृजित करना पड़ा और सृजित किया ही गया है। तो जिस कारण इस भाषा में संपूर्ण भारतीय वाङ्मय जो बौद्धों से संबंधित हैं या बौद्धों से संबंधित नहीं भी है तो कोई दूसरा विद्याओं से संबंधित हैं, वो तिब्बत में अनुवाद हुआ। संपूर्ण विश्व में जितना तिब्बती भाषा में बौद्ध भाषा में अनुवाद हुआ है उतना अनुवाद कहीं और भाषा में नहीं मिलेंगे। संख्या के रूप से दृष्टि से या गुणात्मक की दृष्टि से अनुवाद के कार्य प्रारंभ हुआ तो बौद्ध नरेश ने एक अपना आदेश पारित किया कानून के रूप में। उसमें यह सुनिश्चित किया कि कोई भी शास्त्रों के अनुवाद एक भारतीय पंडित, एक बौद्ध अनुवादक जिसको लोचावा का नाम दिया गया है, दोनों मिलकर ही कर सकते हैं। भारतीय पंडित जितना भी बौद्ध भाषा की जानकारी क्यों ना हो, परंगत क्यों ना हो, वो अकेला अनुवाद नहीं कर सकेंगे। और तिब्बती अनुवादक कितना भी संस्कृत की विद्वान क्यों ना हो, वो भारतीय पंडित की निर्देशन के बिना अकेला अनुवाद नहीं कर सकेंगे। और जिस पांडुलिपि से अनुवाद किया गया है वो पांडुलिपि भी उस अनुवाद के साथ में संरक्षित करना होगा ताकि दोबारा देखा जा सके वो सही हुआ है कि नहीं। और अनुवाद परिषद में उसको रखना होगा, वहाँ से पारित होगा। तब जिस अनुवाद परिषद में 100 से अधिक भारतीय पंडित और 100 से अधिक बौद्ध अनुवादक बैठे थे तो जिसके कारण आज कंजूर 108 बड़े बड़े पोथी में, तेंजूर 222 पोथी में, जिन दोनों को मिलकर के 5600 से अधिक विभिन्न ग्रंथ हैं उनका अनुवाद हुआ। और जिस अनुवादों से आज संस्कृत में विलुप्त ग्रंथों को पुनः उद्धार का अर्थ ये नहीं है कि रीट्रांसलेशन, इसका अर्थ है रिकंस्ट्रक्शन। जो तिब्बती अनुवाद के ग्रंथ के माध्यम से संस्कृत में पुनः उद्धार किया जाता है तो 99% मूल ग्रंथ के रूप में स्थापित हो सकता है। विशेष रूप से जो ग्रंथ पद में हो
तो संस्कृत में छंद का व्यवस्था है, और जिस छंद में जो तिब्बत में अनुवाद है वही छंद में संस्कृत में पुनः होना होता है। तो छंद बैठाने के लिए पूर्व शब्द जस के तस जब तक नहीं आता है वो छंद बैठता नहीं है। तो इसलिए इतना विशुद्ध रूप से अनुवाद जो हुआ है, तो आज इसलिए अगर बौद्ध वांग्मय को अध्ययन करना हो संपूर्ण रूप से, तो संपूर्ण बौद्ध वांग्मय बौद्ध भाषा का अतिरिक्त और किसी में संरक्षित नहीं है। चीन अनुवाद, पाली त्रिपिटक वगैरह बहुत थोड़े हैं। तिब्बती त्रिपिटक की तुलना में चीन अनुवाद 30% से कम है। पाली त्रिपिटक केवल सर्वज्ञान का त्रिपिटक है, वो कुल मिलाकर के 40-43 जिल्द में है, और शास्त्रों की संख्या और भी बहुत कम है। संपूर्ण विश्व में बौद्ध साहित्य को अध्ययन करना हो, बौद्ध साहित्य को देखना हो या उसका संरक्षण करना हो, तो बौद्ध भाषा की अतिरिक्त और कोई भाषा ऐसा नहीं है जिसमें संपूर्ण प्राचीन भारतीय विद्याओं की, विशेष रूप से बौद्ध विद्याओं की, साहित्य की, शास्त्रों की, सूत्र की, तंत्र की, वांग्मय उपलब्धि की दृष्टि से देखा जाए। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मनुष्य की जो दायित्व की, हिमालय पीढ़ी की और वयों की दायित्व की बात करते हैं, तो दायित्व के साथ अपने जो व्यक्तित्व है उसकी प्रकृति को भी जाना होगा। विभिन्न राष्ट्रों की या विभिन्न प्रजातियों की जो पीढ़ी हैं उनको एक सामान्य दायित्व होता है, एक विशेष दायित्व होता है। सामान्य दायित्व जो भी जीवधारी हैं उन सब के लिए क्या दायित्व है, और सर्वभौम दायित्व क्या है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उससे अतिरिक्त व्यक्तिगत दायित्व, एक भारतीय होने के नाते सामान्य दायित्वों के अतिरिक्त भारतीयता को संरक्षित रखने के लिए क्या दायित्व हैं, उसका एक विशेष दायित्व आ जाता है। एक हिमालय बाशिंदा होने के कारण अन्य लोगों से भिन्न हमारे क्या विशेष दायित्व है, तो वो भाषा से, दर्शन से, सांस्कृतिक से, परंपरा से वो आते हैं। चाय और चावल ग्रहण कीजिए, ये भी हिमालयन संस्कृति का एक भाग है। तो इसलिए अपने जिस जात से उत्पन्न हैं उस जात की परंपरा को जाना, जिस भाषा में स्वयं उत्पन्न हुआ है, जिसको पितृभाषा या मातृभाषा पश्चात देशों में मातृभाषा के नाम से माना जाता है, अपने जो शारीरिक के साथ बायोलॉजिकल लैंग्वेज जिसको कह सकते हैं वो क्या है और उसकी महत्व क्या है, उसके प्रति हमारा क्या दायित्व है, ये सब जानने के लिए। तो दूसरी बात ऐसा है कि आजकल
वैसा तो दायित्वों के विषय में बात करने वाला कम हो गया है इस आधुनिक दुनिया में। अधिकार की बात ज़्यादा करते हैं। आपको ज्ञात होगा कि तथाकथित संयुक्त राष्ट्र संघ करके एक संगठन है, दुनिया के सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। और वो संगठन ऐसा देखा जाए तो सबसे बड़ा अप्रजातांत्रिक संगठन है। 200 से अधिक राष्ट्रीय सदस्य हैं, लेकिन निर्णय एक राष्ट्र लेते हैं और सब उसको मानना पड़ता है। उस संगठन के माध्यम से मनुष्य के सर्वभौम दायित्व क्या है, कुछ कागज नहीं है। मनुष्य के अधिकार क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये बहुत पहले घोषित हैं। ये आधुनिकता ने अधिकार को दायित्व से आगे रख दिया है। तो हम लोगों का परंपरा है दायित्व को अधिकार से आगे रखने की। दायित्व निभाएंगे तो अधिकार कहीं जाते नहीं हैं, तो उसको संरक्षित करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। तो मैं वापस अपने विषय पर आता हूँ। आजकल जितना भी लोग दायित्व की बात में विषय में बात करते हैं, तो संस्कृति की संरक्षण करना, परंपरा के संरक्षण करना, ये सब कहते होंगे। मैं भी शायद यही कहूँगा, हमारे एक दायित्व है अपने परंपरा को संजो कर रखना, सुरक्षित रखना, संवर्धन करना, अपने संस्कृति को सुरक्षित करना। लेकिन ये बात कहने से पहले एक बात बहुत आवश्यक है, वो है परंपरा क्या है, संस्कृति क्या है। संस्कृति क्या है, इसको ठीक से नहीं पहचानेंगे तो दायित्व की निर्धारण करने में भूल हो सकता है। विशेषकर पिछले लगभग 200 साल की आसपास के समय में, और आज 21वीं शताब्दी चल रही हैं और आने वाले 22 शताब्दी तक संपूर्ण मानव के सामने एक बहुत बड़ा द्वंद्व है, संघर्ष है। वो है आधुनिकीकरण और परंपरागत। परंपरा और आधुनिक के बीच में जो ये संघर्ष है, ये मनुष्य की एक बहुत बड़ा चुनौती है। सांस्कृतिक संरक्षण करना और आधुनिकता में जाना, ये दोनों में भी एक द्वंद्व है। तो इसलिए पहले हम समझना होगा कि जिस परंपरा को संरक्षित करना चाहिए, ये कहने योग्य परंपरा क्या है और संस्कृति क्या है। परंपरा मैं यहाँ कह रहा हूँ, अंग्रेज भाषा में इसको ट्रेडिशन कहते हैं। आधुनिक में कह रहा हूँ, अंग्रेज में मॉडर्निटी कहते हैं। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी अंग्रेज में परिचित होंगे, लेकिन हिंदी में शब्द बहुत ज़्यादा परिचित नहीं होंगे। सांस्कृतिक अंग्रेज में कल्चरल करते हैं। संस्कृति का अभिव्यक्त, कल्चरल एक्सप्रेशन, तो इन शब्दों को आप याद रखिएगा। परंपरा की परिभाषा एक के बाद प्रसिद्ध श्रीलंकन विद्वान कुमारस्वामी ने
बहुत विस्तार से किया है, उसको जान लेना चाहिए। लंबे समय तक प्रचलन में आ रही चीज़ों को परंपरा होने की आवश्यकता नहीं है। कोई चीज़ लंबे समय से रीति रिवाज के रूप में, अपने आदत के रूप में या अपने देखा देखी जो कुछ रूप में हो, तो वो सब परंपरा नहीं बन जाता है। परंपरा अथवा ट्रेडिशन उस चीज़ को कहते हैं जो विद्या प्रामाणिक स्रोत से उत्पन्न हुआ हो। उनका ग्रंथ अंग्रेज में है, मैं उसको यथार्थ कोट कर देता हूँ। ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिवाइन सोर्स और ऑथेंटिक सोर्स। कोई चीज़ भगवान बुद्ध ने कहा हो, भगवान महावीर ने कहा हो, या कोई वेद या उपनिषद में कहा गया हो, तो इसको कहते हैं प्रामाणिक स्रोत से उत्पन्न हुआ हो। अनब्रोकन लीनेज टू द प्रेजेंट। जिसने इस कहा है उनसे लेकर के अपने तक मौखिक रूप से गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए हो, जो इस परंपरा में कोई छेद ना हुआ हो, बीच में टूटा ना हो। अनब्रोकन लीनेज फ्रॉम द सोर्स टू द प्रेजेंट। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, वेरीफाइबल थ्रू रीजनिंग एंड रैशनैलिटी। तार्किक दृष्टि से सिद्ध किया जा सके। चार आया सत्य के उपदेशना भगवान बुद्ध ने दिया। 5 वर्ग भिक्षु से लेकर के अपने गुरु तक मौखिक परंपरा अविच्छिन्न रूप से चला आया, और उस चार आया सत्य को हम अपने तार्किक दृष्टि से थ्रू रेशनलिटी, थ्रू लॉजिक एंड थ्रू रीजनिंग, थ्रू कॉमन सेंस वेरीफाइबल एस्टेब्लिश किया जा सकता है। ये 3 चीज़ जिसमें होता है उसको परंपरा कहते हैं। नहीं तो लॉन्ग टाइम परपेचुएटेड कस्टम्स, सिस्टम्स और हैबिट्स डू नॉट मेक इन परंपरा। सो इसलिए हम लोगों को परंपरा किसको कह रहे हैं समझना चाहिए। कभी कभी धार्मिक प्रक्रियाओं को भी ऐसा एक रीति रिवाज जैसा बन जाते हैं, वो सब परंपरा नहीं है। मुझे आज सुबह याद आया, यहाँ एक लोगों की पद्धति है बच्चों की बाल कटवाना। बाल तो तब कटते हैं अगर वो प्रवजित होते हो, लामा बनते हो या भिक्षु बनते हो, तब वो बाल काटते हैं। लेकिन ये कि ऐसा वो बाल काटना बच्चों की एक तरह से आशीर्वाद के रूप में या सुरक्षा के रूप में मान लिया है। सब बच्चा कोई गुरु मिलता है या कोई लामा मिलता है तो उससे बाल कटवाते हैं। और बाल कटवाना तो जो जिस विषय की, जिस व्यक्ति की बाल काटना है उस व्यक्ति को माना उत्तर देना होता है कि हाँ मैं बाल कटवा करके प्रवजित होना चाहता हूँ। तो इस तरह की जो रीति रिवाज बन जाते हैं वो कोई खराब है या कोई अच्छा है इसका मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो परंपरा के अंतर्गत नहीं है। अब उसकी तुलना में जो मॉडर्निटी की परिभाषा करना तो थोड़ा कठिन है और उतना समय भी नहीं है, क्योंकि मॉडर्निटी अभी मॉडर्निटी भी नहीं है। अल्ट्रा मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, अति आधुनिक और उत्तर आधुनिक। हम लोग अपने को सोच रहे हैं कि हाँ उत्तर
आधुनिक में, पोस्ट मॉडर्निटी में, 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। मेरे मित्र स्वर्गीय A.K. सरन ने मॉडर्निटी पर बहुत विशाल साहित्य लिखा है। तो उन्होंने कुछ शब्दों में उसकी परिभाषा को सन्निहित किया है। नॉवेल्टी, सेल्फ ग्राउंडिंग, वायलेंस, सिनोनिम टू मॉडर्निटी। ये 4 शब्दों में मॉडर्निटी का पूरा संक्षिप्त किया है। नॉवेल्टी मीन्स ऐसा चीज़ जो कहीं पुराना चीज़ से आया हुआ नहीं हो और उसकी समता कोई पुरानी चीज़ ना हो, एकदम अलग थलग हो। और सेल्फ ग्राउंडिंग, उसके लिए ना कोई परंपरा की आवश्यकता है, ना कोई तार्किक या रीजनल और रैशनल की कोई आधार नहीं चाहिए। अपने कंधे पर अपने पांव रख करके खड़े होते हैं, जिसको कहते हैं सेल्फ ग्राउंडिंग। जब वो कार्य में परिणित होता है तो हिंसा होता है, वायलेंस होते हैं। तो ये तीनों को मिला करके मॉडर्निटी की परिभाषा किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है और मैं भी उसको मानता हूँ। पश्चात विद्वानों में भी बहुत लोग इसको मान्यता देते हैं। और सांस्कृतिक, जिसको कल्चर कहते हैं, कल्चर की शब्द नए हैं, सांस्कृतिक की शब्द पुराना है। कल्चर की शब्द उत्पन्न होने से पहले ही सांस्कृतिक की शब्द भारतवर्ष में हजारों वर्ष पहले से वो चलित थे। तो ये कल्चर की अनुवाद के रूप में, संकर्ष रूप में सांस्कृतिक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन ये 100% कल्चर की अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, ऐसा कहना थोड़ा कठिन है। कल्चर का भी कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं है। अब इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में देखेंगे तो कल्चर की परिभाषा करीब 100 से अधिक समय पर किया गया है, तो उसका बहुत मतभेद हो सकता है। लेकिन संस्कृति का अर्थ ये है कि मनुष्य की चित्त की अवस्था 3 किस्म का होता है: प्रकृति, सांस्कृतिक और विकृति। प्रकृति वो हैं जो सेजता जन्म से ही मनुष्य की मानसिक परिस्थिति होता है, वो प्रकृति है। प्रकृति की चित्त है, मन है, और उसको शिक्षा के माध्यम से, साधना के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से अच्छे तरह से संयोजन किया जाता है, परिशोध किया जाता है, परिशीलन किया जाता है, तो वो सांस्कृतिक बनते हैं। जो नकारात्मक चित्तवृत्तियों से हटा करके सकारात्मक चित्तवृत्तियों के बीच में अभ्यासित हो जाना, वो संस्कृति है। और उससे बिगड़ जाना या नीचे गिर जाना, अच्छे तरह से संस्कृत ना हो करके वो नकारात्मक की दृष्टि में ज़्यादा अकुशल के समय ज़्यादा चले जाता है, उसको विकृति कहते हैं। जो संस्कार से संस्कृत जो चित्तवृत्ति हैं वह सांस्कृतिक हैं। उस चित्तवृत्ति से उत्पन्न हुए, चाहे कला हो, चाहे नृत्य हो, चाहे काव्य हो, जो भी काय वाक्य चित्त की अभिव्यक्ति में एक विशेषता, एक समरसता,
और मन को आनंद देने वाली चीज़ होता है, वो सांस्कृतिक परिणाम या सांस्कृतिक की अभिव्यक्त के रूप में आता है। लेकिन आजकल अभिव्यक्त को ज़्यादा मूल मान लिया है। कहीं नाच गाना हो तो कहते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम है। कल्चर प्रोग्राम के अर्थ यही हो गया कि कोई तमाशा हो रहा है। अब वो प्रोग्राम जो है सचमुच कल्चरल एक्सप्रेशन हो या अनकल्चरल एक्सप्रेशन हो, उसका भी कहना थोड़ा कठिन हो गए हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बताने की प्रयास कर रहा हूँ कि परंपरा को और संस्कृति को जो संरक्षण करने की दायित्व हम लोगों के ऊपर हैं, तो उसका मूल परिभाषा क्या है, उसका पहचान कैसा किया जाना चाहिए, ये सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। 2 दिन पहले मैं तवान में विद्यार्थियों से वार्तालाप कर रहा था, तो मैं प्राचीन भारतीय विद्या की बात कर रहे थे, जिसके महत्व के बारे में बात कर रहे थे। तो एक विद्यार्थी ने मुझे प्रश्न किया कि क्या मनुस्मृति प्राचीन भारतीय विद्या नहीं है। मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर भी लोगों को ये जानकारी है कि मनुस्मृति नाम की भी एक तथाकथित साहित्य हैं। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ प्राचीन भारतीय साहित्यों में मिल जाते हैं, लेकिन वो संरक्षित करने की परंपरा नहीं है, वो अनुसरण करने की कोई शास्त्र नहीं है। भीमराव अम्बेडकर ने तो सीधे रूप से वो भारतीय विद्या की ही बीच में नहीं रखना चाहिए, उन्होंने कर दिया, जिसमें मानव में ऊंच नीच की छूत-अछूत की बात करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा गलती ना हो। ये भी बहुत पुराना ग्रंथ है, जो इसमें लिखा है तो हमको मान लेना चाहिए। पुराना होने से सही नहीं हो जाता है, नए होने से भी सही नहीं हो जाता है, और पुराना होने के कारण असही भी नहीं होता है, और नए होने के कारण असही है ये भी नहीं कह सकते हैं। सही गलत एक एक बिंदु पर अलग अलग पहचाना होगा। तो इसलिए मैं सांस्कृतिक की और परंपरा की परिभाषा को इसलिए विस्तार से आपके सामने रख रहा हूँ कि कहीं परंपरा की सुरक्षा के नाम से या संस्कृति की सुरक्षा के नाम से, प्राचीन भारतीय विद्या की सुरक्षा के नाम से मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को या उसमें कहे गए आचरणों को सही मान ना बैठें और उसको संरक्षण करने ना लगें। तो ये ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक है। आज मनुष्य के सामने कई बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। मैंने कहा कि आधुनिक के और परंपरा के मध्य में जो संघर्ष हो रहा है, ये मानव को कहाँ ले जाएंगे कहना कठिन है, क्योंकि आधुनिकता की जो व्यवहार में फलित हैं वह नितांत डरावने पूंजीवाद की सिद्धांत हैं। तो इसलिए आज संपूर्ण विश्व 4-5 घरानों के माध्यम से संचालन हो रहा है। आज से 30-35 वर्ष पहले एक मित्र ने, अमेरिका के विद्वान ने एक ग्रंथ लिखा था, When the corporates ruled the world, जो कॉर्पोरेट्स के माध्यम से संपूर्ण जगत को नियंत्रित करेंगे तो तब क्या होगा, वो सब आज हो चुके हैं, हो रहा है।
तो इसलिए मनुष्य की प्राण की, मनुष्य की अपने सुख सुविधा की और मनुष्य की व्यक्तिगत दायित्व और अधिकारों की बात बहुत गौण हो गया है। अर्थव्यवस्था, आर्थिक लाभ, ये सबसे ऊपर हैं। एक बहुत छोटे बिंदु हमको समझ लेना चाहिए कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से एक उपयोगी हैं, उपयोग करता है, यूज़र हैं अंग्रेजी में कहा जाए तो। संपूर्ण प्रकृति की संसाधनों को हम यूज़ करने की, उपयोग करने के अधिकार हैं। अपने आवश्यकताओं के अनुसार जितना आवश्यकता है उतना हम यूज़ कर सकते हैं, हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आज आधुनिकीकरण के माध्यम से मनुष्य को उपयोग करता नहीं रह गया, नहीं रहने दिया, यूज़र नहीं रहने दिया। आज हमको 100% पूर्ण रूप से कंज्यूमर में परिणत कर दिया। हम कंज्यूमर हैं, उपभोग करने वाला, उपभोगी हैं। उपभोगी के अर्थ हैं कि अपने आवश्यकता से अधिक एकदम ख़त्म कर लेना। कंज्यूम मीन्स डिस्ट्रॉइंग। तो जिसके कारण मनुष्य की मात्र कंज्यूमर हैं। अगर जितना कंज्यूम करना वो चाहते हैं, जो उत्पत्ति करने वाले हैं, उतना हम कंज्यूम नहीं कर सकें तो हमारा प्राण भी कोई मूल्य नहीं रखते हैं। पिछले 100 की साल की अवधि में कितना युद्ध इस दुनिया में लड़े गए। वियतनाम का युद्ध 18 वर्ष तक खींचा। तो युद्ध जीतने के लिए या हारने के लिए नहीं थे। जीतना चाहें तो 24 घंटे में जीत सकते थे और समाप्त करना चाहें तो तुरंत उसको समाप्त किया जा सकता था, लेकिन वो दोनों नहीं थे। अर्थशास्त्र की जो उत्पादक हैं, उनकी उत्पादन को कंज्यूम करने के लिए, उपभोग करने के लिए उपाय चाहिए थे, वो करते रहना चाहिए थे। इस समय जो यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इसको भी जितना हो सके उतना लंबा खींचेंगे। ये कोई अनुमान गलती हुआ है ऐसा कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जितना दिन युद्ध चलेगा उतना दिन अर्थशास्त्र का उपयोग होगा। कंज्यूम उपयोग नहीं कहना चाहिए, उपभोग होगा, कंज्यूम होगा और उसके बाजार बने रहेंगे। एक बंदूक के जो मूल्य हैं वो हजारों मनुष्य के प्राण के मूल्य से ज़्यादा मानते हैं। अगर एक बंदूक बाजार में बिक जाए तो उससे 100 आदमी मर जाए, कोई परवाह नहीं। जिस कारण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बंदूक को नियंत्रित करने के लिए कभी भी कानून नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो उत्पादक जो है उसके राज हैं। ये कोई देश विशेष की बात नहीं है। आज संपूर्ण विश्व में जो उद्योगपति के माध्यम से राज नहीं चला रहे हो, बाजार की मालिकों के माध्यम से राज नहीं चला रहे हो, ऐसा ही कि देश हमारे सामने दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे समय में मनुष्य क्या करेंगे? ये हिंसा का वृद्धि एक बहुत बड़ा चुनौती है। जनसंख्या का अनियंत्रित वृद्धि ये दूसरा हमारे चुनौती है। और पर्यावरण का प्रदूषण, ह्रास, ये तीसरा हमारा चुनौती है। धार्मिक परंपरा लगभग समाप्त हो गए हैं और धर्म के संस्था और नाम अभी बचा हुआ है। उसको भी मनुष्य को बांटने की और हिंसा करने की
कारण में उपयोग कर रहे हैं। ये एक दूसरा हमारा चुनौती है। इन चुनौतियों को सामना करना आज के सब मनुष्य की दायित्व है, और विशेष रूप से हिमालय क्षेत्र की जो पीढ़ी हैं वह अहिंसक धर्म की दर्शन की मानने वाले हैं। तो इनके लिए और विशेष दायित्व बनते हैं, जो हमारे संस्कृति से, हमारे धर्म दर्शन से संपूर्ण विश्व में हिंसा का समाप्त हो, अहिंसकमय समाज बने और लोग एक साधारण मनुष्य के जीवन के रूप में जी सकें, इसकी प्रयास हम लोगों को करना होगा। तो इसलिए जो बौद्ध सांस्कृतिक, बौद्ध परंपरा जो संपूर्ण मानव की भविष्य के लिए एक दिशा देने की, दिशा निर्देश करने की प्रकाश पूंजी जैसे हैं, उसको केवल अपने लिए संरक्षित करने की बात नहीं है, उसके माध्यम से संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण सत्वाओं के लिए कोई रचनात्मक और सकारात्मक परिवर्तन ला सकें, इस विषय में सोचना है। और विशेष रूप से हिमालय पीढ़ी की जो युवक वर्ग हैं, युवक वर्ग इस समय मैं कभी लद्दाख जाता हूँ, कभी हिमाचल की सुदूर गांव में जाता हूँ, और अरुणाचल प्रदेश में भी कई बार मुझे आने के अवसर मिले हैं। तो युवक वर्ग को देखते हुए कुछ आशा जागृत होते हैं, और कभी कभी थोड़ा सा आशंका भी जागृत होते हैं। युवा वर्ग पुराना पीढ़ी से अपने को कैसा अलग करते हैं, उस लक्षण को देखते हुए अधिकांश वर्ग आधुनिक शिक्षा से संपर्क हो चुके हैं, और जिस एजुकेशन को आज संपूर्ण भारतवर्ष में क्या संपूर्ण जगत में चला रहे हैं, तो उससे साक्षात हो चुके हैं, उसकी लाभ हानि जो भी होगा वो ले चुके हैं। और उसके साथ साथ अपने पिछली पीढ़ी की जो पद्धतियां हैं या सांस्कृतिक हैं या संस्कृति से जुड़े हुए जो पद्धतियां हैं, उनसे भी एकदम अभी कटा हुआ नहीं है। अपने जड़ अपने जगह पर हैं, लेकिन ऊपर की जो शाखा हैं या पत्ते और फूल अपने जड़ से कितना संबंध रखते हैं, ये कभी स्पष्ट होता है, कभी अस्पष्ट रहते हैं। तो ये एक विशेषता है जिस माध्यम से संपूर्ण विश्व में एक लहर चल रही हैं। उसको देखते हुए ऐसा अनुमान लगता है कि आने वाले 50 वर्ष संपूर्ण मानव जात के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक प्रकार से ऐसा सीमा होगा जिसकी पार करके खुशहाल के रूप में जाएंगे या अंधकार के रूप में जाएंगे, ये अभी किसको मालूम नहीं है। विशेषकर हिमालय क्षेत्र की जो जनता है वो तथाकथित मूल धारा, राष्ट्र की मूल धारा से थोड़ा भिन्न है। सांस्कृतिक, भाषा, क्षेत्र, आबोहवा, हर वेशभूषा, हर चीज़ से थोड़ा भिन्न है। और ये भिन्नता निरार्थ नहीं है। इस भिन्नता को बनाए रखना
संपूर्ण मानव मात्र के हित में होगा, राष्ट्र के हित में भी होगा। लेकिन वो कैसा होगा, ये नई पीढ़ी को बहुत स्पष्टता से दृष्टिगत नहीं हो रहा है, देख नहीं रहे हैं। भारतवर्ष राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीन होकर के 77 वर्ष का वर्षगांठ बहुत धूमधाम से कुछ दिन पहले हम लोगों ने मनाया है, परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से अभी भी हम पराधीन हैं। जिस मैकॉले ने जिस शिक्षा पद्धति को बना करके यहाँ से चले गए थे, उसको हम आज भी ढो रहे हैं। राधा कृष्ण कमीशन से लेकर रामामती कमीशन तक 5-7 एजुकेशन कमीशंस बैठ गए हैं, शिक्षा आयुक्त बैठ गए हैं, जिनकी संस्तुतियाँ हैं, लेकिन कोई भी कार्य में नहीं हुआ है। जिस देश में अपने को स्वाधीन मानते हुए भी उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिसिन, इंजीनियरिंग इत्यादि अपने क्षेत्रीय भाषा में ना दे करके विदेशी भाषा में शिक्षा देने के क्रम आज भी चल रहा है, तो इसलिए हम भाषा की दृष्टि से अपूर्ण स्वाधीन हैं। हमने स्वराज प्राप्त नहीं किया है। इंडिपेंडेंस निश्चित रूप से प्राप्त किया है, लेकिन जिस बात को गांधी जी ने स्वराज के सपना दिखे थे वो नहीं प्राप्त हुआ है। तो इसलिए मैं 2 शब्द में संक्षिप्त करके यही कहूँगा कि हिमालय की जनता को, विशेष रूप से युवक वर्ग को गांधी की सपना स्वराज जो हमारे क्षेत्र में अभी कुछ बचा हुआ है उसको बचाए रखना, और उसके साथ साथ गांधी की स्वराज पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकें, उस दिशा में हमको चेष्टा करना चाहिए। तो इसलिए युवा वर्ग का सर्वप्रथम मुझे लगता है दायित्व है गांधी को जाना। गांधी ने क्या कहा था, गांधी का क्या विचार था, गांधी को जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गांधी को जाने के बाद अब एकदम से गांधी के अनुयायी हो जाना चाहिए, उनका शब्द मान लेना चाहिए। गांधी को जाने के बाद अपने तार्किक से अगर वो गलत हैं तो आप कहिए गांधी को मैं नहीं मानता, गलत हैं। अगर वो सही हैं तो अपने जिम्मे में उतारिए। निर्णय स्वयं की होना चाहिए, अपने होना चाहिए। किसके कहने पर जाना वो मानसिकता की पराधीनता का लक्षण है। मन को, अपने विवेक को अपने पक्ष में रखना, किसके कहने पर नहीं जाना, केवल तार्किक दृष्टि से ही उसको देखना, यह बहुत आवश्यक है। गांधी वाङ्मय बहुत विशाल हैं, सब तो पढ़ नहीं पाएंगे। 122-30 जिल्द में छप चुके हैं, लेकिन निश्चित रूप से हिंद स्वराज को वो हर भाषा में अनुवादित है, बहुत भाषा में भी हैं। हिंद स्वराज को पढ़ना चाहिए, मेरे सपनों की बात को पढ़ना चाहिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ प्रयोग, गांधी का अपने जीवनी हैं। ये 3 ग्रंथ अगर पढ़ लेंगे तो आप ठीक से जान लेंगे। हिंद स्वराज में शिक्षा के विषय में, आधुनिकता के विषय में, सभ्यता के विषय में संक्षिप्त परंतु बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। जो गांधी का ये विश्लेषण केवल अपने विचार के नहीं हैं, उसके पीछे पश्चात विद्वानों की विचारों का बहुत स्रोत हैं।
टोल्स्टॉय की बहुत से ग्रंथ, शरीर की ग्रंथ, कार्पेंटर की ग्रंथ, थेरो की और रुस्किन की, मजनी की, प्लेटो की, मसनदाओ की, जो उस समय या कुछ गांधी से पहले या कुछ गांधी के समकक्ष प्रमाणित पश्चात और आधुनिक विद्वानों के माध्यम से जो विश्लेषण किया गया है, वो गांधी जी ने हिंद स्वराज में किया है। और हिंद स्वराज के बाद गांधी को टीका टिप्पणी करने वाले में से जिसे कुमारक और शूमेकर, ये दो थोड़ा प्रसिद्ध हैं, दोनों विदेशी पश्चात विद्वान हैं। कुमारप्पा ने गांधी की संपूर्ण अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक्स थ्योरी को आधुनिक इकोनॉमिक्स की खाका में डाल करके दर्शाया है। शूमेकर ने भी उस तरह से द स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल की जो ग्रंथ की रचना किया है। इन लोगों को देखने से कैसा हम वैश्वीकरण की विरोध में स्थानीयकरण किया जा सकता है, कैसा हम हिंसक अर्थव्यवस्था की, बाजार व्यवस्था की विरोध में स्थानीयकरण करके ग्लोबलाइजेशन की अगेंस्ट में लोकलाइजेशन कैसा कर सकते हैं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, हिंसा की अर्थव्यवस्था से अहिंसक अर्थव्यवस्था में कैसा जा सकता है। और शिक्षा लेने के बाद मनुष्य लाचार नहीं बनना चाहिए। आजकल विश्वविद्यालय अनएम्प्लॉयमेंट वृद्धि करने वाले जैसा हो जाता है। विश्वविद्यालय की सत्र को जांचने के लिए भी नौकरी कितना दिया जा सकता है इससे नापा जाता है, ज्ञान कितना दिया जाता है इसका कहीं नापने की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए नौकरी करना एक जीवन की मूल उद्देश्य मान लिया जाए, और नौकरी करने के बगैर अपने आजीविका नहीं चला सकें तो वो शिक्षा तो बहुत रद्दी शिक्षा माना जाना चाहिए। भारतीय परंपरा में एम्प्लॉयमेंट की और नौकरीकर्ता की ये सिद्धांत ही नहीं थे, तो ये सब पश्चात से आए हुए हैं। अब शिक्षित होने के बाद अपने घर के काम को हाथ नहीं लगा सकते हैं, अपने प्रत्येक कार्य को हाथ नहीं लगा सकते हैं, अपने से कोई अपना आजीविका नहीं चला जा सकते हैं। कोई मल्टीनेशनल कंपनी उनको वेतन दे करके नौकरी कराना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। इससे थोड़ा गहराई से सोच करके आत्मनिर्भर बनना आत्मा गौरव की एकमात्र सुरक्षा करने की माध्यम है। नौकरी करके आत्मनिर्भर कभी नहीं हो सकता है। नौकरी नहीं करना चाहिए, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर नौकरी मिलता भी है तो उसको स्वाभिमान के साथ ही एक अच्छा कार्य मान करके करना। केवल मैं विज्ञान के लिए ये काम कर रहा हूँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई शिक्षक का नौकरी मिलता है तो वो नौकरी नहीं है, वो एक बहुत अच्छा कार्य के माध्यम मिला है। सो उस कार्य को ठीक से करने की और कैसा अच्छा कर सकते हैं इस दिशा में सोचने की, अपने को नौकरी की भावना छोड़ करके एक मालिक की भावना कैसा आ सकते हैं। और नौकरी करने के पश्चात भी मैं ऐसा देखता हूँ कि शासनिक सेवाओं में और अच्छे अच्छे कार्यों में पूरा जीवन बीतने के बाद कुछ उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं, और सेवानिवृत्त होते समय बहुत सा अनुभव और जानकारी उनको मिलते हैं। उन लोगों को अभी स्वास्थ्य भी अच्छे होते हैं, तो सेवानिवृत्त के बाद भी
अपने कुटुंब की, अपने समाज की निस्वार्थ भाव से क्या सेवा किया जा सकता है, ये भी सोचने की आवश्यकता है। अन्यथा प्रारंभ में नौकरी की चिंता, सेवानिवृत्ति के बाद फिर क्या करें, समय कैसा बिताएं, तो ये सब ये आधुनिक की सोच की एक परिणाम है। उसको थोड़ा हट करके स्वाभिमान के साथ और ठीक ढंग से सोचना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो मैंने चुनौतियों का जिक्र किया था और एक एक पर जाने का अवसर नहीं है, और मैंने गांधी का उल्लेख किया था, तो मेरे बहुत साग्रह ये अनुरोध रहेंगे कि यहाँ की शिक्षित नई पीढ़ी गांधी से परिचित हो और गांधी के साथ चलने वाले विद्वानों से भी परिचित हो। कुमार स्वामी की ग्रंथों को देखें, धर्मपाल की, वो तो अभी कुछ साल पहले उनका देहांत हुआ है। ए.के. सरन का सारे वांग्मय सारनाथ इंस्टीट्यूट छपे हैं। रिमोम पनिकर की अभी जीवित गांधीयन में प्रोफेसर सुदर्शन, पवन कुमार गुप्ता, राजीव बोरा, ये सब अभी अच्छे गांधीयन विचारक हैं। उन लोगों से भी संपर्क में रहें। तो अगर गांधी को हम ठीक से जान लिया जाए और उनके विचारों को आंशिक रूप से भी कार्यान्वयन में किया जा सकें, तो अपने दायित्व में कोई कमी नहीं रहेंगी, दायित्व पूर्ण कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। समय की सीमा है, तो इसलिए मैं यहाँ अपने वाणी को विराम देता हूँ, और थोड़ा शेष समय बचा है, उसमें कुछ प्रश्न हो तो प्रयास करेंगे। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत। कोटि कोटि तहे दिल से धन्यवाद रविचला। आप लोक निर्माण एवं समाज को संचालित कैसे किया जाए उसके बारे में बताएं। हम कोशिश करेंगे एवं उसे पालन भी करेंगे ताकि हमारा हिमालय समाज और विशेष तौर पर मोन्टा समाज सत्य, अहिंसा एवं प्रेम के पथ पर चल पाए। रविचला, जो सवाल कुछ विद्यार्थियों और शिक्षकगणों की ओर से आए हैं, तो मैं एक आपके समक्ष रखना चाहूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मास्टर लपसंग योंतन, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जांग। रमिचला, you are 83 years old and yet you spend so much time in studies. How do you manage to do that at even this age? How should the young generation develop this method of studying and how to stay away from distraction? ये प्रश्न थोड़ा आंशिक रूप से सही नहीं है। मैं 83 नहीं हूँ, 84 हूँ, 85 में जाने वाला हूँ। और दूसरा, स्टडी में समय बिताता हूँ, ये भी गलत है। मैंने कब की स्टडी छूट गया है। आजकल केवल सोता हूँ, खाता हूँ, इससे अलग कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन मनुष्य की उम्र के साथ दायित्व कम नहीं होते हैं। कुछ उम्र तो सीखने में और अनुभव करने में बीत जाते हैं। जो अभी मैंने कहा कि सेवानिवृत्त होने के बाद शारीरिक दृष्टि से थोड़ा अक्षम हो जाते हो, लेकिन जो अर्जित किए हुए ज्ञान और अनुभव लोगों के साथ साझा करते रहना चाहिए, वही मैं प्रयास करता हूँ। बस इतना ही ठीक है। Ramichela, second question is from Ms. Kendendrema, Government Higher Secondary School, Kitpi. How Himalayas youths can play an important role in the economic and cultural development of India? This is a relevant question but difficult question. Important role
in the economic and the cultural development of India. The problem is the word development. In English it is called development, and in Hindi we use vikas. 200 years ago, this word comes with some, in context of something, development of mind, development of body, or something like that. Now, for the last several years, development is a singular word. They always call development, development, development. In Hind Swaraj, Gandhiji have mentioned that without developing the mindset, the external things, growth can never be termed as a development. Growth and development is different. Our body is developed in a proportion, and something growth in the disproportion, then that become cancerous disease. As I mentioned, the Himalayan youth can play a role how the development should be understood. What kind of development? Development means qualitatively and quantitatively growing without any harm, without any side effect, without any violence, without any destruction. The today's way of development is constructing something and destructing more. Constructing road damages the entire jungle and the environment. So we shall have to contribute the Himalayan youth the real meaning of development. Development balance with the inner and external. Inner development will decide what is our need, in real need. And according to develop the external things in consonance with the real need of the person. Thereby, the development does not harm the environment, the natural resources, and they are not exploitation of any other person. So these things are very important. I think the Himalayan youth can play a role to give a real education to understand the development and the method of development and the need of development. And the development should be considered as a sarva udaya, not for development of few gharanas, few industry owners, of few corporate houses. That is entirely destruction. Destruction means to develop a few industrial houses shall have to necessarily exploit and violence a larger portion of population. Larger population could not make poor, the rich may not able to become richer. So this is very clear imbalance of the exploitation of the poor in order to make the rich the richer. So in the field of development and culture, both the Himalayan youths can make some new idea and new direction in which the Himalaya regions can adopt a proper way of development. Thank you. Rashid Alik, His Eminence Professor Samdre Rinpoche. I'm the Commander Border Roads. I've been listening to a fantabulous talk of your. बहुत बढ़िया. मतलब जो हमारे जहन में एक मैं भी यूथ ही हूँ, हमारे जहन में जो 50 साल के आगे का विडंबना है और the question you have brought it out in 1 hour very beautifully. I have one question. Maybe it's apolitically correct or you would like to give or not. You have brought out the issue. सबको पता है कि corporatization or what you saw उपभोगी
अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था की वजह से जो कॉरपोरेट ने हमें गुलाम कर दिया है, मतलब आज हर कोई सिर्फ नौकरी करना चाहता है। हमारी सभ्यता जो राजसीय शौक की थी वो खत्म हो गई। सो द कॉर्पोरेटाइजेशन इज टेकिंग द वर्ल्ड एंड द इश्यूज विच यू ब्रॉट आउट, सो माई वेरी, बिकॉज एवरीबडी कीप थिंकिंग कि वो 2000 साल की सनातन धर्म परंपरा, 1000 सालों का बुद्धित्व की परंपरा, क्या ये कायम रहेगी? जो आपने 4 चीजें बोली, वायलेंस, नाम के, धर्म के नाम पे जो बंटवारे चल रहे हैं, पॉपुलेशन, पोल्यूशन एंड फाइनली रिलीजन एस्टैब्लिशमेंट्स। सो दीज आर द 4 इश्यूज विच यू ब्रॉट आउट। सो हमें सिर्फ ये जानना है कि क्या इसका सारांश या इसका आंसर हो पाएगा? यस, आई एम श्योर द ऑलमाइटी अबव विल फाइंड एन आंसर। और उस आंसर के लिए एज अ यूथ या एज अ सिटीजन, चाहे मैं हिमालय का नहीं हूं, बट हमारे लिए यस, जो चीज़ें आपने बताई, गांधी के जो शास्त्र हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, वेदा हैं, जो भी हैं, वो पढ़ें हम और जाने कि हमारी सभ्यता क्या है या कि नहीं। जो हमें कोई कहीं से भी उठ के आ जाता है और बताता है कि ये आपकी परंपरा है, वही गलत चीज़ हो रही है देश में। तो इसका आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस, मतलब से कि यू विल गिव मी अ पॉलिटिकल आंसर। जो चल रहा है वो सही है या हमें एक अलग से दृष्टिकोण रखते हुए किसी और नजरिए से, किसी और सोच से, किसी और रास्ते में जाना है, या भगवान या गौतम बुद्धा ही इसका समा या आंसर ढूंढेंगे? थैंक यू। ताशिद अलीक। सर, योर क्वेश्चन इज वेरी वेरी रिलेवेंट और बहुत ही समय के हैं। मैं क्या, आप बैठे, मैं क्या उत्तर दे सकूंगा या नहीं सकूंगा, कह नहीं सकता। आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से विश्लेषण करने की प्रयास करूंगा। अभी जो चल रहा है ये सही है या सही नहीं है, तो ये एक बहुत विशाल प्रश्न है। सही भी बहुत चीज़ चल रही हैं, गलत भी बहुत चीज़ चल रही हैं, लेकिन मैं एक राज व्यवस्था की, द फंक्शन ऑफ स्टेट की बात कर रहा था। तो उसमें मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आज उद्योग कराने लोग ही राज को चलाते हैं और वो अपने स्वार्थ के लिए चलाते हैं। तो इसलिए अधिकांश राज व्यवस्था गलत हैं। वो मैं कोई देश विशेष की या क्षेत्र विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, संपूर्ण जगत की बात कर रहा हूँ। चाहे वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो या वो सोवियत यूनियन हो या छोटे छोटे देश मालदीव जैसे हो, श्रीलंका जैसे हो, तथाकथित बौद्ध देश म्यांमार और श्रीलंका, थाईलैंड, जहाँ पर भी, जहाँ तक अर्थव्यवस्था की बात आते हैं, सब शोषण करते हैं, सब ये इंडस्ट्री घराना उनको फायदा पहुँचाते हैं, वो एक ही जैसे सब लोग कर रहे हैं। तो इसलिए सब गलत हैं। और इन गलतों का सही कारण कैसा हो सकता है, ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है, ये प्रकृति की प्रश्न है, ये सामाजिक प्रश्न है। इसका सही कारण तो सामाजिक के माध्यम से ही होगा, लेकिन उस तरह के समाज ही अभी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तैयार नहीं होने के कारण है शिक्षा पद्धति में मानव मूल्यों को वृद्धि करने के लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सारे शिक्षा पद्धति उद्योग घरानों की हित को दृष्टि में रखते हुए बनाया गया है। जैसा मैंने मैकोले का नाम लिया, मैकोले का मूल उद्देश्य था यहाँ पर शासन करने का। तो आज का भी जो उद्योग घरानी हैं वो शासन करने के लिए ही बैठे हैं। तो उसी हिसाब से
शिक्षा के माध्यम से हर व्यक्ति की आत्मनिर्भरता की इच्छा को समाप्त कर देते हैं और नौकरी करने के लिए विवश होने की बोझ जो है वो कूट कूट करके भर देते हैं। अब मैं विस्तार में ना जाकर कि समाज के माध्यम से ये सारे गलतियों को सही करने के लिए क्या किया जा सकता है या अपने आप होगा, ऑलमाइटी के ऊपर सब छोड़ देने से अपना होगा, ये दोनों ऑलमाइटी भी जो ईश्वरवादी सब लोग कहते हैं कि गॉड हेल्प दोस टू हेल्प वन सेल्फ, तो इसलिए मनुष्य के इनिशिएटिव हैं वो भी आवश्यकता रहते हैं। मैं 2 बिंदु पर अपने बात को समाप्त करता हूँ। एक बिंदु तो ये है कि राज्य व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को, सामाजिक आस्था को परिवर्तित करना होगा। उसलिए एक बहुत बड़ा आंदोलन की आवश्यकता है, वो आज होने की संभावना नहीं दिखते हैं। संभावना नहीं दिखते हैं, ये भी कुछ लोगों के माध्यम से बनाया हुआ शब्द है। नहीं दिखते हैं लेकिन संभावना नहीं है ये कहा नहीं जा सकते हैं। जहाँ पर कहीं भी चरम सीमा पर पहुँच जाते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। समाज में मूलभूत परिवर्तन आने की संभावना बने रहते हैं और उसका इंतज़ार करना होगा, उसके नेतृत्व का भी इंतज़ार करना होगा, उसके संपूर्ण वातावरण और पर्यावरण निर्माण होने के लिए भी प्रयासरत रहना होगा और प्रयासरत रहना होगा और इंतज़ार भी, प्रतीक्षा भी करना होगा। लेकिन हर इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति अपने आचरण को सुधार करके गलत के रास्ते पर ना जा करके गलत के रास्ते से अलग होकर के रहने की क्षमता और स्वाधीनता दोनों हैं। मेरे स्वर्गीय मित्र जीतू कृष्णमूर्ति बार बार ये कहा करते थे, मुझे वो अच्छा भी लगता है, मैं उसको कोट कर रहा हूँ। इफ यू कैन नॉट स्विम अगेंस्ट द करंट यू कैन स्टेप आउट, दैट्स योर फ्रीडम। अगर जो धारा के विरोध में आप तैर नहीं सकते हैं तो मैं समझता हूँ आपकी क्षमता नहीं है, लेकिन उस धारा से बाहर तो आप आ सकते हैं, स्टेप इन आउट कर सकते हैं। तो जब गलत की रास्ता में समाज चल रहे हैं उसमें से अपने को अलग कर सकते हैं। एक आदमी अलग करेंगे, 2 आदमी अलग करेंगे, 3 आदमी अलग करेंगे तो उससे अपना भी समाज का आंदोलन बन जाता है। तो इसलिए अभी हर व्यक्ति गलत के रास्ते में नहीं जाना चाहता है, सही रास्ते में जाना चाहता है। तो वो अपने स्वाधीनता को, अपने क्षमता को, अपने आत्मविश्वास को बनाते हुए हर गलत की से दूर अपने को कर सकते हैं। अगर किसी गलती का विरोध आपको करना है तो अपने को सही रखना होगा और वो विरोध हृदय से वो गलती करने वालों के प्रति करुणा रख करके, दया रख करके, लविंग काइंडनेस रख सकते, तब करने से वो विरोध सक्षम होगा। गांधी जी ने डिसोबीडियंस की जो मूवमेंट चलाया था तो उसमें ये था कि सविनय अवज्ञा, डिसोबीडियंस शब्द को अलग अकेला नहीं रखा, सविनय। सविनय मीन्स गलती करने वाले कर्ता के प्रति क्रोध नहीं है, द्वेष नहीं है, लव है, काइंडनेस है, प्यार हैं, लेकिन उनके कार्य को हम विरोध कर रहे हैं, उस कार्य से हम असहमति जता रहे हैं। जब तक जिस मनुष्य के जो गलत करता है उसके प्रति द्वेष रहेंगे, क्रोध रहेंगे, तो
जो प्रतिक्रिया है वो भी गलत हो गया। दोनों नकारात्मक के चित्त से उत्पन्न हुआ है। उस जो गलती करता है उनके प्रति दया और करुणा रखते हुए हम विरोध करेंगे तो उससे बल मिलेगा। समय लगेगी लेकिन कभी न कभी तो परिवर्तन होगा। उसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि भविष्य के समय बहुत सा अनिश्चितता है, तो इसलिए जो धर्मों की जो परंपरा है वो ह्रास होने के पश्चात भी सही धार्मिक आदमी आजकल कहीं न कहीं वृद्धि होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए जो आधुनिकता की और शोषण की और पूंजीवाद की इन सब की जो गलती हैं, जितना 50 साल पहले लोगों की जहन में आता था उससे अधिक इस समय आ रहे हैं। इसलिए हम अगले आने वाले 200-300 वर्ष शायद लग जाए, लेकिन अंततगत सब चीज़ सही रास्ते में आना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यवस्था दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि संपूर्ण मनुष्य नितांत डिस्ट्रक्शन के ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर इस पृथ्वी को और इस जनसमूह को बचाना है तो कहीं न कहीं जा कर के ये गलत को सही करना होगा, उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। तो इस दिशा में धीरे धीरे लोग आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ा लंबा हो गया, क्षमा करें। धन्यवाद। ट्रस्टी रिम्पोछे, हिज एग्नेस प्रोफेसर समदर रिम्पोछे, आज आप यहाँ पर आए, हमारे बच्चों को बहुत अच्छे ज्ञान दिया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी यहाँ पर खासकर स्टूडेंट्स है, तो मैं रिम्पोछे से एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है मेरा। जो बच्चे लोग अभी जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। साथ में जो कुछ बच्चे ड्रग्स का सेवन कर रहा है, आजकल बहुत से बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, तो उसके ऊपर आप कुछ हमारे बच्चों को आप शिक्षा दें। लास्ट में जो हमारे अभी स्कूल में जितने भी स्कूल है, अभी बोटी लैंग्वेज बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन जो हमारे तिब्बतन लैंग्वेज जो है अभी बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो अगर बोटी लैंग्वेज को सीखना है तो तिब्बतन लैंग्वेज को सीखना जरूरी है क्या? ये मेरे मुझे से एक मेरा क्वेश्चन है। धन्यवाद। मोबाइल का प्रयोग करना मुझे आता नहीं है, केवल टेलीफोन उठाता हूँ या टेलीफोन करता हूँ, उसके अतिरिक्त मोबाइल के साथ मेरे कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए मैं बच्चों को क्या बताऊँगा, जो अपने आप को कोई जानकारी नहीं है तो उससे हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ हो उसका सदुपयोग दुरुपयोग दोनों संभावना तो रहता ही है। चाहे खाना भी हो, खाने का सदुपयोग होता है, शरीर को बनाता है, खाने के कारण बीमार होकर मरने वाले भी बहुत होते हैं। तो सदुपयोग दुरुपयोग ये अपने अपने विवेक पर, डिस्क्रिमिनेटिव पावर पर, प्रज्ञान पर निर्भर करता है। तो इसलिए ये ज़्यादा दायित्व अभिभावकों का और पेरेंट्स के ऊपर हैं कि बच्चों को मोबाइल उपयोग करने के लिए देना चाहिए या वो उपभोग करने लग जाएंगे, कैसा होगा और उसकी सही शिक्षा कैसा दिया जा सकता है। तो कोऑपरेशन विद द फैमिली मेंबर्स एंड द पेरेंट्स and with proper discussion and consideration, it can be used for positive way also. मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि महामारी के समय में सारा स्कूल ऑनलाइन चला गया था, तो इसलिए मोबाइल रखना व्यवस्था था, अनिवार्य हो गए थे, तो जिसके माध्यम से हम तो इस तरह के सदुपयोग भी हो सकते हैं, लेकिन उसके दुरुपयोग से कैसा बचाना चाहिए वो देखना चाहिए। ड्रग का जो पर्सन है वो दायित्व समाज, एक अभिभावक, 2 पारिवारिक सदस्य, 3
अध्यापक इन द स्कूल 4 और स्टेट एज अ प्रशासन ये 5, इन सब का कोऑपरेशन से रोका जा सकते हैं। ये 5 में से कहीं भी थोड़ा सा कमी हो, लूपहोल हो, तो ये रोकना मुश्किल है, लेकिन रोकना बहुत ज़रूर है। लेकिन ये नहीं खाना चाहिए स्टेज से एक बार कह देने पर बच्चा उससे रोक पाएंगे, ऐसा नहीं लगता है। इसका डिसएडवांटेज जो इसकी हानि है वो तो बच्चा खुद भी जानते होंगे, लेकिन लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर इंफॉर्मेशन कहीं कहीं उसमें इंडल्ज होता है। इंडल्ज होता है तो वो न्यूंजुर हैं, तो उससे उसमें एडिट होना बहुत सरल है। तो इसलिए ये बहुत विजिलेंस पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, समाज और स्कूल प्रशासन, स्कूल अध्यापक और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से इसको अच्छे तरह से रोका जाए, तो इसकी उपलब्धता ही नहीं हो तो कोई इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ स्थानीय जड़ी बूटी या ऐसा भी हो सकता है, उसको भी कहीं न कहीं से नियंत्रित किया जा सकता है। तो तीसरा आपका प्रश्न है, बोटी और तिब्बती भाषा 2 नहीं है। अभी मैंने शुरू में निवेदन किया था, जिस भाषा को 4 स्वर और 30 व्यंजन सेजे सुनचुता यांगशी जो लिपि देवनागरी से उदार किया हुआ है उसमें लिखा जाता है, उसको बोट भाषा कहते हैं। बोट और तिब्बत सिनोनी है। तिब्बत को बोट कहते हैं, बोट को तिब्बती अंग्रेजी में तिब्बती कहते हैं। तो भाषा एक ही है, बोली अलग हो सकता है। जो स्थानीय बोली हैं वो 100% अक्षर में लिखा नहीं जा सकता होगा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश उसमें अक्षर में लिखा जा सकता है, तो उनका अक्षर वही है। तो इसलिए बोटी लैंग्वेज और तिब्बती लैंग्वेज ये 2 विभाजन कभी हो नहीं सकता है। तिब्बती लैंग्वेज का अतिरिक्त कोई बोटी लैंग्वेज मैं तो नहीं जानता हूँ। अगर ऐसा कोई हो तो वो फिर देखना पड़ेगा कि जिसके लिपि 34 वाले और व्याकरण संस्कृति अनुकरण वाले अष्टाध्यायी की वाले हैं तो वो तिब्बती भाषा है, अगर नहीं है तो फिर वो कोई नई किस्म की बोटी भाषा होगा। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।